हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ CFR। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आपने इंटर में बहुत मजे किए होंगे। आपका जो सिलेबस था, आपने इंटर क्लियर किया, आपने बोर्ड क्लियर किया। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आ चुके हैं फाइनल में। अगर आपको इंटर में पढ़ के मजा आया था ना, अगर मैं बता रहा हूँ, फाइनल आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके दर्शन होंगे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम से। मतलब आप ऐसे ऐसे चीज पढ़ोगे ना जिसे आप पूरा रिलेट कर सकते हो। और जो अपना सब्जेक्ट है CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका तो मतलब मैं क्या ही बताऊं। आपको हर दिन ऐसा लगेगा क्या कि यार कितना मजेदार चीज आज मैंने सीखा है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का जो रिलेशन है ना, हर एक चीज जो हम लोग पढ़ने वाले क्लास में, सब कुछ डायरेक्टली लिंक्ड है अपने रियल वर्ल्ड से। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट का नाम ही देखो क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना अपने को। इंटर में क्या सीखा हमने? अकाउंटिंग। हाँ ठीक है, अकाउंटिंग जरूरी है, बट अब उससे हम लोग और एक लेवल ऊपर जाएंगे। मतलब अकाउंटिंग तक तो बात ठीक था, अब हमें ये सीखना है। जैसे हमारा जो अकाउंटिंग था ना, उसका जो सबसे पहला जो हम लोग क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि अकाउंटिंग का काम क्या है, कि डेटा को जनरेट करना, इंफॉर्मेशंस को जनरेट करना। डेटा वो कलेक्ट कहां से करता था? बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग से डेटा को कलेक्ट करके फिर वो इंफॉर्मेशन जनरेट करता था। अब हम लोग सीखेंगे इन सब इंफॉर्मेशंस का रिपोर्टिंग कैसे होता है, इनको यूज कैसे करना है। क्योंकि समझो, आज हम लोग जो बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, हमारे बिजनेस से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। इन द सेंस क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझो एक कंपनी अगर है, आज समझो एक कंपनी है, कंपनी बिजनेस कर रहा है, कंपनी बहुत लोगों का पैसा लेकर बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो क्या है, कंपनी ने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पैसा लगा रखा। हाँ, कोई बड़ा शेयर होल्डर है, क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा मतलब शेयर होल्ड कर रखा है। कोई माइनर शेयर होल्डर है, कुछ कुछ कम शेयर होल्ड कर रखा है। बट हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि आज समझो एक कंपनी में सिर्फ शेयर होल्डर ही नहीं होते ना, बहुत से लोग होते हैं जो कंपनी से जुड़े होते हैं और जिनको अफेक्ट होता है कंपनी के अच्छा या बुरा करने से। कंपनी आज अगर ग्रो कर रहा है तो उनको फायदा है, कंपनी ग्रो नहीं कर रहा है तो उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसा भी हमें अब समझ में अच्छी तरह से और भी आएगा, क्योंकि समझो एक कंपनी है, उससे बहुत लोग जुड़े होते हैं, जिनको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं। पहले था कि नहीं, सिर्फ से होल्डर इन्वेस्टर्स के बारे में सोचो, बट अब आज का जो मॉडर्न हमारा एरा है ना, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं सोचता। वो किसके बारे में सोचता है पता है? वो सोचता है स्टेक होल्डर्स के बारे में। किसके बारे में? स्टेक होल्डर्स के बारे में। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? वो हर वो पर्सन, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस से जुड़ा है हमारे, जो या तो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है या हमारे बिजनेस से इन्फ्लुएंस हो सकता है। समझ मारे बात मेरा? आज समझो एक एक कंपनी अपना फाइनेंशियल्स मान लो बनाए, ठीक है, जो भी है, मान लो वो P&L बना रहा है, अपना बैलेंस शीट बना रहा है, ठीक है। इससे क्या उससे फायदा होगा सोचो, क्योंकि जब वो फाइनेंशियल्स बना रहा है, कुछ कॉस्ट लगता है ना उसे, क्योंकि वो समझो आज जो डायरेक्टर्स जो बिजनेस कर रहे हैं वो खुद बैठ के नहीं बना रहे ना, ठीक है। क्या हो रहा है, इसके लिए हम लोग प्रोफेशनल्स हायर कर रहे हैं तो अब उन प्रोफेशनल्स का कुछ चार्जेस लगेगा। वो जो भी प्रोफेशनल है, जो भी लोग है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं, वो लोग कुछ चार्ज लेते हैं। तो हमारा जो कंपनी है वो कॉस्ट इंकर कर रहा है ना। तो फायदा क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का क्या फायदा है? तो फायदा हम समझेंगे, देखो अब क्या, कि आज एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी आज बना रहा है, वो क्या कर रहा है, आज सोचो, जो हमारा ओनर है कंपनी का, किसे कहते हैं हम लोग? शेयर होल्डर्स। जो कंपनी का समझ लो जो ओनर्स है, जो शेयर होल्डर्स हैं, आज उन लोगों को पता चलेगा ना कि हमारा पैसा जहां लगा हुआ है वो कंपनी सही से चल रहा है कि नहीं। मतलब हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड करके रखना चाहिए, और खरीदना चाहिए, या फिर बेच के हट जाना चाहिए यहां से। ये सब कुछ के लिए उसको क्या देखना पड़ेगा? उसको जानना पड़ेगा फाइनेंशियल्स। बात समझ में आ रहा? क्या जानना पड़ेगा उसे? फाइनेंशियल्स। बट दूसरा कोई अगर मान लो मैं कहना चाहूं, चलो ये ओनर्स नहीं है, ठीक है, मतलब फिलहाल अभी ये हमारे इन्वेस्टर्स नहीं है, बट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब ये इन्वेस्ट करने वाले हैं कंपनी में।
तो सोचो अगर ये इन्वेस्ट करने वाले हैं कंपनी में, तो ये तो सब कुछ पहले चेक करेंगे ना, क्योंकि देखो ये तो इन्वेस्ट कर चुका है, इसको ये डिसीजन लेना है कि हम होल्ड करके रखें या सेल करके निकल जाए, या फिर और लेना है क्या, ये सोच रहा है। बट पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या सोच रहा है कि हमें इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अब सोचो अगर उसे ऐसा लग गया कि ये कंपनी सही से नहीं चल रहा है, तो क्या वो पैसा लगाएगा? क्या हम और आप किसी ऐसे कंपनी में पैसा लगाएंगे क्या जहां पर वो कंपनी खुद सही से नहीं चल रहा है, उसका गवर्नेंस, उसका मैनेजमेंट सही नहीं हुआ? क्या लगाएंगे पैसा हम लोग? तो नहीं। ठीक है। दूसरा, और कौन लोग हैं? समझो मान लो एक क्रिएटर है, मान लो क्रिएटर है। क्रिएटर का काम क्या होता है? क्रिएटर हम लोगों को जो समझ लो मटेरियल्स, ठीक है ना, मटेरियल्स है जो गुड्स है, हमें क्या करता है, वो सप्लाई करता है। ठीक है, जनरली मान लो ऑन क्रेडिट सप्लाई कर रहा है हमें। अब समझो जो क्रेडिटर है वो देख रहा है, क्या पता है तुम्हारे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 3-3 साल से पड़ा हुआ है, मतलब जो करंट लाइबिलिटी होना चाहिए 1-2 महीने का पीरियड में पेमेंट हो जाना चाहिए जिनको, वो लोग नॉन करंट लाइबिलिटी होके पड़ा हुआ है। क्या ये क्रेडिटर अब तुमको सामान देगा? या कोई नया क्रेडिटर सोचो जिससे तुम न्यू न्यू जिससे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि हमें गुड्स चाहिए होगा, क्या वो तुम्हें अब उधार में सामान देने के लिए अग्री करेगा? तो नहीं, क्योंकि वो देख रहा है ना कि आप पैसा नहीं पे कर पा रहे हो टाइम पे। ठीक है ना, आपका रेशियो चेक करेगा उस समय। वो अगर देख रहा है कि नहीं ये बंदा जो भी ये कंपनी है, ये हमारा पैसा टाइम पे रिपे नहीं कर पाएगा, तो वो आपको गुड्स नहीं प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी और को देगा ना, उसके पास भी रिसोर्सेज अपना लिमिटेड है और वो उससे बेच के उसको कमाना है। तो क्यों वो अपना पैसा फंसाने जाए, कैश फ्लोस क्यों अपना वो खराब करने जाए? बात समझ में आ रहा है? दूसरा और कौन हो सकता है? हाँ, और हमारा कौन है? मान लो टैक्स अथॉरिटीज। आज समझो, आज अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने जाके बोल देते कि हम ना लेट 10 करोड़ कमाते हैं, ठीक है, वो मान लिया कि ऐसे ही आप बोलते हो 10 करोड़ मान लो मैं कमाता हूँ, अभी मैं इग्नोर करता हूँ सेस वगैरह, समझ लो सिर्फ 30% का हमारा टैक्स है, 3 करोड़। अदर भी और बहुत सारा आएगा हमारा सेस सरचार्ज, वो सब इग्नोर करो। अभी 3 करोड़ का आप टैक्स ले लो हमसे। क्या वो मान जाएगा कि वो आपका फाइनेंशियल चाहिए होगा उसको? वेरी गुड, उसका फाइनेंशियल चाहिए होगा आपको। रीजन है कि आप अगर सोचो बोल रहे हो तो वो मान कैसे ले? उसको देखना पड़ेगा ना सच में आप कितना अर्न कर रहे हो। तो ये क्यों? ये टैक्स अथॉरिटीज को चाहिए होगा। बात समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट को चाहिए अपना आपका डेटा। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए आपका डेटा? उसको वेरियस रेशियोज, वेरियस उसको में से मान लो जीडीपी उसको फाइंड आउट करना है, तो वो आपका फाइनेंशियल चेक करेगा, क्या आपने प्रोड्यूस किया इस साल, कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ चाहिए होगा। अगर आप कुछ सही नहीं कर रहे हो तो आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये सब चीज के लिए हमारे जो भी यूजर्स है अभी, और बहुत सारे हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, जैसे हमारा मैनेजमेंट चेक करता है क्यों हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है, हम लोग जो प्लान किए थे उस तरह से एग्जीक्यूट कर पा रहे कि नहीं, मतलब सब कुछ देख रहे हो क्या? एंड टू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे हम कैसे रिपोर्ट कर रहे चीजों को, कैसे हम शो कर रहे, इस पे टिका हुआ है। तो देखो सिर्फ पीएल एंड बैलेंस शीट से हम लोग सब कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा आता है। ये सिर्फ नहीं कि हमारा पीएल एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लोज भी इसमें आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी जो आपने पढ़ रखा है इंटर में की सेक्शन 2 क्लॉज 40 में ऑफ कंपनीज एक्ट की, क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो वो सारा कुछ हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेक होल्डर्स को दे देते हैं और वो क्या करते हैं, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है। सबको अपना अपना फायदा देखना है, सबको अपना अपना डिसीजन लेना है। तो वो डिसीजन के पहले उन्हें कुछ बेस चाहिए ना, कि किस बेस पे हम ये डिसीजन ले, या फिर सबसे मान लो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैं क्यों होल्ड करके रखूं, क्यों ना मैं बेच के हटा दूं। ये सब कुछ के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? आपका रिपोर्ट। तो अब हमारा काम क्या है, हम जैसे प्रोफेशनल सा काम क्या है, इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रेडी करना और कम्युनिकेट करना। समझ में आ रहा? ठीक है, तो हमारा काम आज के टाइम में क्या हो गया, सोचो कंपनीज है अपने को हायर करती है, क्यों? क्योंकि आप उनको हेल्प करोगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, पूरा रिपोर्टिंग करने में और पब्लिश सब कुछ करने में। ठीक है ना? तो जब कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जो हर साल जाता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है। ऑल ऑफ अब जो तो हमारा सब कुछ तो है ही, ठीक है ना, अमॉन्ग ऑल थिंग्स उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट वो जो होता है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है। तो क्या सिर्फ पीएनएल बैलेंस शीट होता है कि उसके अंदर बहुत सारी बातें भी और होती हैं? तो हम इंटर तक क्या पढ़े थे हम लोग, चलो पीएनएल बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, हमारा काम खत्म। बट अब यहीं से काम और शुरू होने वाला है।
कि हम लोग आगे कैसे इन सब चीजों को जो हमने पढ़ रखा था इंटर में, कैसे यूज में अब इन लोग को लाना, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सही हमारा बात, मतलब हमें यहाँ पर चलो पीएनएल बेनिफिट तो कहीं कहीं बनाने हम लोग को पड़ेगा ही, वो तो चलो बात है ही, लेकिन इसके बाद क्या होगा, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद रिपोर्टिंग कैसे करना है, वो सब चीज भी हम लोग यहाँ पर अब सीखने वाले हैं। हर एक चीज जो आपने सीखा है इंटर तक ना, सबका लॉजिक पता चलेगा। और अभी आप आर्टिकल से गुजर रहे हो, आपका ट्रेनिंग हो रहा होगा, तो आप बहुत सारे चीज आप देख रहे होगे, ठीक है ना, जो आपको इंटर के पढ़ाई में बहुत चीज क्लियर नहीं हुआ था, बट अब काम करते करते आपको क्लियर हो रहा है। तो वो एक्सपीरियंस मैं दूंगा आपको यहाँ पर, कि कैसे आप रिलेट कर सकते हो अपने सब्जेक्ट को अपने काम से। और अपना सीएफआर तो आज के टाइम में जो समझ लो ना, जितना मतलब जितना डिमांड में है ना अपना ये सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये डिमांड में इसलिए है इंडेस की वजह से। आपने बहुत बार सुना होगा इंडेस है, वो ये है, वो है इंडेस, बट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है कुछ भी ज्यादा इंडेस के बारे में, बस इंट्रो जानते होंगे हम लोग और कुछ नहीं। अब यहाँ फाइनल लेवल पे हम लोग इंडेस में और डेप्थ में जाएंगे, हर एक इंडेस क्या बोलना चाह रहा है, रिपोर्टिंग कैसे करना है उस चीजों के लिए, ये सब जानेंगे। क्या डिस्क्लोजर्स हमें चाहिए होगा, क्या डिस्क्लोजर हमें चाहिए होगा देने के लिए, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। मतलब क्या समझो, आप अगर एक एसेट दिखाते थे, याद है आप दिखाए थे मान लो एसेट्स, तो पहले क्या बोलते थे हम लोग, यार फिक्स एसेट्स, क्या क्या आता था इसमें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, सब कुछ। बट आज के टाइम में ये फिक्स एसेट बोलकर अब कुछ नहीं होता है। इन सबको पता है क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। आप भले एएस फॉलो करो, इंडेस फॉलो करो, आपको पीपीई बोलना है इसे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हम लोग वहां पे याद लिख देते हैं हम लोग, चलो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड इतना है, लैंड एंड बिल्डिंग मान लो 10 करोड़ रुपए का है, चलो प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया हमने 2 करोड़ का है। अब इन सबके बारे में पूरा फुल डिस्क्लोजर चाहिए होगा अपने को, ठीक है ना। अब नोट्स टू अकाउंट में सब कुछ दिखाएंगे हम लोग कि चलो प्लांट एंड मशीनरी अगर ठीक है आपका है ऐसा, कैसे आ रहा है इतना, ठीक है ना, क्या एडिशन हुआ, क्या डिलीशन हुआ, कितना आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग वहां क्या देखे थे, मान लो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अगर हमारे पास मान लो है, ठीक है, कितना का, 2 करोड़ का, और इस पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है लेट 20 लाख का, ठीक है, तो 1.8 करोड़ अपने शो कर रहे थे। बट अब हम लोग सीखेंगे सिर्फ यहीं तक कहानी खत्म नहीं होता है, कुछ इंपेयरमेंट बोलकर होता है। अब इंपेयरमेंट क्या होता है, हम लोग सिलेबस में अपने पढ़ेंगे सबको अच्छी तरह से, बड़े छोटा सा समझो इंपेयरमेंट का मतलब क्या है, कि हम भले ही इसको 1.8 करोड़ बोल रहे हैं, बट अब इसका अगर हम लोग यूज भी कर लेना तो वैल्यू मैक्स टू मैक्स इसका हम 1.7 करोड़ ही निकाल सकते हैं। मतलब इसका हम लोग बेनिफिट 1.7 करोड़ ही ले सकते हैं। मतलब इसमें वैल्यू में और रिडक्शन हुआ है, जो हम लोग डेप्सन सोच के रखे थे 20 लाख, सिर्फ उतना नहीं हुआ है, इसका वैल्यू और भी गिरा है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो एक्सेस गया ना उसको नॉर्मली हम लोग इंपेयरमेंट बोलते हैं। बट कैसे सब कुछ होगा समझेंगे हम लोग, ये 1.7 करोड़ आता कैसे, कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, सब चीजों सब कुछ समझेंगे हम लोग। तो इतना डेप्थ हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, सही हमारा बात मेरा, हर एक चीज को लेकर हम लोग ऐसे डेप्थ में जाने वाले हैं, ठीक है। और अपना सिलेबस बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा दे रखा है हमारे इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। और जिन लोग भी चलो ओल्ड से, मान लो अभी हम लोग जो रिकॉर्डिंग ये करने वाले हैं, जो अभी चल रहा क्लासेस, ये सब कुछ न्यू के लिए हो रहा है, बट एज सच ओल्ड से न्यू कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है ना। कुछ ही चीज ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा मोड़ा बस, बाकी सब कुछ समझ लो हमारा सेम ही है, ठीक है ना। एक बार अपने हम लोग सिलेबस हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो अपने सिलेबस को जनरली 6 सेक्शन में बांटा गया है, देख पा रहे हो आप, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहला हमें बताएगा एएस के बारे में, इंड एएस, इसमें एएस भी हमें पढ़ना है, सिर्फ इंड एएस नहीं पढ़ना अपने को, एएस भी हम लोग पढ़ेंगे। बट एएस आप देख लो कितना, 25 मार्क, 25% आपको यहाँ पढ़ना, मतलब क्या समझो 25% आपका स्कोर करेगा यहाँ पर आउट ऑफ दैट 100 मार्क्स। बट ये जस्टिफाई नहीं करता इन चीज़ों को, बिकॉज हमें इंडेक्स बहुत ज़्यादा, और जो हमारा एएस इंडेक्स सिलेबस है ना, कवरेज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये 25 मार्क इसको जस्टिफाई तो नहीं करता, हाँ, बट नॉलेज हिसाब से अगर देखो ना, अगर आप बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा, और मज़ा तो मतलब अलग लेवल पाने वाला है। मतलब मैं बता दूँ आपको एक चीज़, कहीं अगर जन्नत है ना सीएमए फाइनल में, अगर कहीं कोई सब्जेक्ट में अगर, तो वो सीएफआर है। आपको पढ़ के ना मजा आ गया तो फिर जो बोलो आप, समझ लो। और देखो सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी हमारा नॉर्मली वैल्यूएशंस को लेकर है, गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे, शेयर्स को कैसे वैल्यू करेंगे, अदर कुछ टेंजिबल एसेट्स उनको कैसे वैल्यू करेंगे, ये सब हमने देखने वाले। सेकंड हमें देखना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से अकाउंटिंग। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है ये समझेंगे अच्छी तरह से हम लोग। ये हमारा गवर्न करता है इंडियस 109, ठीक है ना, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसको। एनबीएफसी जो हमारे बैंक्स के अलावा जो हमारे
इंडिया में एनबीएफसी चल रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज। ये लोग अपने अकाउंटिंग कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोविजंस बना रहे हैं, मेनली हम लोग उन सब चीज़ों पे हम लोग गौर करने वाले हैं। ठीक है। सी और डी, सी और डी, ये मैं बोल सकता हूँ क्या ना, आपका सिलेबस का जो अगर कोई जीस्ट अगर है, कुछ जान अगर बोल सकता हूँ ना मैं, ये सी और डी है। मतलब क्या ही बताऊँ इन दोनों चैप्टर के बारे में मैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इन दो चैप्टर से। मतलब समझो आपका पूरा सिलेबस एक तरफ, ये दोनों चैप्टर एक तरफ, ऐसा है। ठीक है ना। और देख सकते हो आप स्कोर भी 20-40% आपका ये स्कोर करने वाला है। ठीक है। और क्लासेस भी हमें अच्छा खासा लगेगा इसमें। ठीक है। नियर अबाउट हम लोग इसमें 20-30 क्लासेस हम लोग इसमें। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर मतलब बियॉन्ड लेवल है, और ये डेली समझ लो, पहला चैप्टर नहीं, इसे कंसोलिडेशन। कुछ कुछ कंपनीज में, कुछ कुछ कंपनी में लोगों को हायर बस लेके आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ना कंसोलिडेशन के काम में हाथ बटाओ हमारा, आपको और कुछ काम ही नहीं है, आपको बस कंसोलिडेशन करना है। समझ लो मतलब कितना भयानक चैप्टर है ये। ठीक है। तो ये दोनों हम लोग अच्छी तरह से एकदम बहुत डेप्थ में जाने वाले इन दोनों चैप्टर्स में। और बाकी जो अपना ई और एफ है ना, ये समझ लो आपको सर डाला हुआ है स्कोर करने के लिए। ये मेनली ये दोनों चैप्टर रखा ही गया है, क्यों पता है, स्कोर करने के लिए। ये आपका समझ लो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। रिसेंट डेवलपमेंट्स है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, क्या है, कैसे रिपोर्टिंग होगा एक्सपेयर के थ्रू। ठीक है। ये सब चीज बहुत देखेंगे हम लोग। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स क्या होता है, ये सब चीज देखने वाले हम लोग। और गवर्नमेंट मतलब इंडिया में गवर्नमेंट अकाउंटिंग कैसे हो रहा है, इन सब बारे में देखेंगे। समझ लो। तो ये ई और एफ थोड़ा हमारा इजी है, क्यों, यहाँ से हम लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। वो इजी चैप्टर, हमारा पूरा सिलेबस ही हमारा इजी है। बट इन कंपैरिजन टू दैट हम लोग बोल सकते हैं क्या ना, ई और एफ हमारा यहाँ पर स्कोरिंग चैप्टर होगा। बट जो जान अपने चैप्टर का सिलेबस है वो क्या है, सी और डी, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड व्हाट, कंसोलिडेशन। ठीक ना। तो एएस में आप नीचे यहाँ देखो, कुछ कुछ एएस स्पेसिफिकली बोल रखा है क्या, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना अपने को। क्या क्या, इंडेस 8, इंडेस 12, 16, क्या इतने इंडेस है क्या सर? नहीं, इंडेस बहुत सारे हैं। इन सबको हम लोग को एकदम और अच्छे से पढ़ना, मतलब डेप्थ में जाना हम लोग को। बाकी हम लोग इंडेस पूरा अपने सिलेबस में फिलहाल तो नहीं है, बट ये सब जो भी है ना, ये बहुत ही अच्छे हैं। जैसे इंडेस 115, इंडेस 115 मतलब क्या, रेवेन्यू। जो हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं ना, बिजनेस एक रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है कि हाँ, जैसे मान लो हमें सेल हुआ, उसका रेवेन्यू आएगा, सर्विसेज प्रोवाइड कर उसका रेवेन्यू आएगा। तो आप कब रिकॉर्ड कर सकते हो ये सारा चीज। जैसे आप देखते हो कोई गुड सेल हो रहा है, टीवी वगैरह जैसे बिकता है, इलेक्ट्रॉनिक तो आज के दिन में बहुत सारा ऐसा हो रहा है, टीवी वगैरह बिकता है, आपको 1 साल का वारंटी मिल रहा है। ठीक है ना। तो अब उस वारंटी प्रोविजन का कैसे क्या होगा, ठीक है ना, ये सब कुछ जानने वाले हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। और आपका 116 लीजेस, लीज के लिए कैसा अकाउंटिंग करना है, तो ये दोनों आपका, बाकी तो है ये दोनों हम लोग का थोड़ा बड़ा चैप्टर्स है। ठीक है। 115 और 116। और एक है हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट। यहाँ से एक कंपलसरी क्वेश्चन अपना रहता है, शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या है, जो हम लोग बचपन में सुने थे ना, ईसॉप, उसी के बारे में बात करेगा और थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। ईसॉप क्या था, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब हम लोग इम्प्लॉयज को शेयर से रहते हैं, उन लोग को भी हम लोग कुछ भाग का हम लोग उससे ओनर बना रहे थे। तो वो सब चीज का अकाउंटिंग कैसे करता है कंपनी, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो ये अपना सिलेबस क्लियर है अपने को। ओल्ड सिलेबस क्या था सर, ओल्ड सिलेबस भी नियर अबाउट यही था, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा और कुछ नहीं। ठीक ना। चलो, तो हम लोग जो अभी है ना, हम लोग जो अभी है सेक्शन बी से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन बी अपना 15% अपना स्कोर करेगा, और सेक्शन बी से हम लोग फिलहाल हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर होगा अपना वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल। ठीक है। तो एक बार चलो मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस का रिपोर्ट। ठीक है। रिलायंस का रिपोर्ट देखो एक बार, ये रिलायंस का रिपोर्ट है, कभी है, ये 2021 का रिपोर्ट है रिलायंस का। ये एनुअल रिपोर्ट है, जिसमें से अपना जो पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने वो निकाल रखा है आपके लिए। इसे देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है फिक्स्ड एसेट्स, नहीं ना। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, ये कैसे सब कुछ आया होगा, ये हम लोग AS 10, और अगर आप इंडेस पढ़ रहे हो तो वहां पर इंडेस में 16, ये पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो रिपोर्ट देखो हो रखा ना, ये जैसे ये अमाउंट ये आ कैसे रहा है सब कुछ। ठीक है ना। कितना डिप्सन चार्ज करना है, कैसे क्या होगा, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हम लोग इम्पेयरमेंट भी देखेंगे हम लोग, मतलब AS 28 वो भी जानेंगे इसके बारे में। और देखो अगर हम लोग देखना चाहिए यहाँ पर कितना दिखा रहा, नोट नंबर 1, चलो आते हैं। देख लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ देखो अब इसमें
लैंड कितना क्या है, बिल्डिंग्स कितने का है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, इलेक्ट्रिक फिटिंग, देख लो ये ओपनिंग में क्या था, क्या एडिशन हुआ, क्या रिडक्शन हुआ, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इन रिपोर्ट्स को तैयार करना इतना आसान तो नहीं है जनरली, ठीक है, बट अपना सिलेबस इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आप जब रियल वर्ल्ड में काम जब करने जाओगे ना तो इन सबको आप रिलेट कर सकोगे और भी अच्छे से, बट आपका बेस, जो आपका बेस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए इन सब के लिए। अगर आप ये सब काम करने जा रहे हो तो बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या, पहला चैप्टर अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। चलो, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करना पड़े वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सिंस जब हम लोग शेयर्स को वैल्यू करेंगे ना तो उसमें हमें गुडविल का वैल्यूएशन भी चाहिए होगा, तो हमें पहले क्या सीखना पड़ेगा हम लोग को, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके पहले ना एक बार हम लोग देख लेते हैं जो हमारा जो ओल्ड अभी सिलेबस था 2016 जो चल रहा था अभी तक, उसमें कैसे क्या मार्क्स हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में, ठीक है। और तो मोटिवेशन आएगा पढ़ने को हमें, ठीक है। चलो, ये सबसे पहला चैप्टर अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इंडेक्स देखो, ऐसा नहीं कि इंडेक्स हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ओल्ड में भी था हमारा इंडेक्स, ठीक है ना। फिर ये जो मैं बोल रहा था आपको 3 और 5, इसको फिलहाल अभी इग्नोर करो। 3 और 5 बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। और देखते हैं एएस में कौन कौन से एएस हमें ज्यादा पूछा गया। तो एएस में AS2 जून 18 और दिसंबर 18 में पूछा गया, फिर दिसंबर 19 में भी हमें पूछा गया, बाकी में उतना नहीं है। AS3 बस एक बार, केस 3 किसके लिए है, वेरी गुड, कैश फ्लो, इंटर में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे क्या सर, हाँ यहाँ भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, अगर आपको इंटर में कुछ छूट भी गया होगा ना, हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। AS7 किसके बारे में था, ये भी था इंटर में हमारा, बट एकदम बेसिक था, यहाँ पर हम एडवांस लेवल में पढ़ने वाले हैं इसको। तो AS7 क्या था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर रेवेन्यू के बारे में AS9, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, तो ये बहुत सारा हमारा AS था, जिसमें से इन सब AS में से क्वेश्चन देख रहे हो हमारा इंस्टीट्यूट पूछ रखा है, ठीक है। तो क्या बाकी नहीं पढ़ना, क्या ऐसा सोचना भी मत, ठीक है ना। देखो मार्क्स कैसे स्कोर होगा, क्या स्कोर होगा, ये हम लोग एग्जाम के पहले सोचेंगे, ठीक है ना। बट अभी जब आप पढ़ रहे हो तो अब मार्क्स नहीं, अभी क्या सोचो, अभी आप सोचो कि हम कैसे सीख सकते हैं। सर फिर आप तब मार्क्स क्यों दिखा रहे हो हमें ऐसे, तो दिक्कत हो रहा है सर, अब मार्क्स क्यों दिखा रहे हैं हमें। मार्क्स इसलिए दिखा रहे हैं कि मुझे पता है, मैं कितना भी बार बोल दूं ना आपको कि देखो मतलब आपको सीखना है, बट मुझे पता है ना कि आपको अंदर वही चल रहा है कि जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, सर ये कितना का आएगा सर, ऐसे कुछ होगा सर, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे सर, कितना मार्क्स स्कोर करेगा, दैट्स, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी गुजर चुका हूँ उन सब चीज़ों से, तो पता है मुझे आपके अंदर भी क्या चल रहा होगा, ठीक ना। यहाँ देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन दिख रहा, 26, 20, 18, अगर हम दोनों चैप्टर को मिला दिख रहा 48, 44, समझ रहे हो। तो इतना इतना मतलब आपका वेटेज देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो 56 दोनों मिलाकर, और वेटेज समझ रहे हो सिलेबस का आपने, ठीक है। शेयर बेस में जो हम लोग बात करते अभी इंडेक्स 102 का, ठीक ना। तो 16 मार्क 12 मार्क, इसमें समझ लो जनरली एक 8 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही है हमारा न्यूमेरिकल, बाकी कुछ सीरीज भी कई कई पूछा हुआ है इसमें से, इसलिए ये 16 आपको दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ठीक है। और ये बस 6 मार्क का सम इसमें पूछा हुआ है, ठीक। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम लोग चैप्टर अभी स्टार्ट करने वाला है, ये आपको दिख रहा है, इन दोनों में से किसी एक में से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो मतलब ये चैप्टर पढ़ने से अपना 8 मार्क का तो काम अपना हो जाएगा, ऐसा ना, ठीक है। मतलब एक मोटिवेशन है ना कि ये चैप्टर कर लेते हैं अपना, 8 मार्क तो कर लेंगे अपन, ठीक है। अपन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या देखेंगे एनबीएफसी के बारे में। पर ये दो चैप्टर देख रहे हो आप, स्कोर मतलब नंबर देख रहे हो यहाँ से 22, 20, 22, 20, 24, हाँ। बट उस समय ये जो चैप्टर था ना गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये अकेला 15% ये स्कोर करता था, अब फिलहाल ये 10% है, फिर भी आएगा यार, बिकॉज ये जो हम लोग अभी कर रखे हैं ना, ये 100 मार्क नहीं है यहाँ पे,
ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर कोई ऐड कर रहा होगा ना ऐसे, क्योंकि साथी बच्चे ऐड कर ही रहेंगे एक बार, ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 नहीं ज़्यादा आएगा आपका। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑप्शन भी रहता है ना, ये जनरली पूरा आपका 136 मार्क्स हो रहा होगा हर बार, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन भी मिलता था। ठीक, चलो, तो बहुत हो गया मोटिवेशन हमें मार्क्स को लेकर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो हम लोग पढ़ेंगे, वैल्यू करना है गुडविल को। सबसे पहला क्वेश्चन, ये गुडविल क्या होता है? क्या सर, एकदम बेसिक है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं सर, फाउंडेशन लेवल पढ़ रहे गुडविल, पता है मुझे। एक बार समझो, गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल मतलब सर नाम, ब्रांड वैल्यू, इमेज, गुड, ये तो है ही। आज सोचो, गुडविल जो जनरली हम लोग बोलते हैं ना वर्ड, इसका मतलब क्या? एक कंपनी जो ओवर द पीरियड क्या कर रखा, अपना नाम बना रखा है, ठीक है ना। आज सोचो, हम लोग कोई भी, जैसे मान लो हम लोग नाम लेते हैं एप्पल का, ठीक है, ठीक है। आज समझो, हम लोग अगर एप्पल कंपनी का अगर हम लोग यूज करते हैं, कोई भी सामान अगर हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है ना, मान लो आप एक फोन ही खरीद रहे हो, आईफोन ले रहे हो आप, मान लो 70,000 का, तो आपको बहुत लोग बोलते हैं कि जनरली इतना प्राइस का यार फोन वर्थ नहीं है, इतना क्यों खर्च करते हो, कितना इतना 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 क्यों भाई? तो एक बात समझो, हमें पता है यहाँ पर कि देखो, यूज तो इसका मैं 40-45 से ले पाऊंगा, जो मतलब जो हमें इससे बेनिफिट जो ले पाऊंगा ना, मैं 40-45 से ले पाऊंगा, फिर भी लोग इतना पे करने को मर रहा है। जब भी कोई नया आईफोन आ रहा है, एडिशन मिल नहीं रहा है, आते ही खत्म हो जाता है, ठीक है। वैसे हमारा बहुत गरीब देश है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं भाई। एक एक आईफोन नया लॉन्च हो रहा है, सबका सब सोल्ड आउट। हाँ, मिलता नहीं अपने को। रात को लोग, मतलब सुबह 3-4 बजे जाके लाइन लगाते रहते हैं कि कब स्टोर खुलेगा और हमारा नंबर आएगा, मतलब अपने को चाहिए एकदम न्यू, ब्रांड न्यू चाहिए अपने को आईफोन, ठीक है ना। तो इतना लोग पागल क्यों है? नाम बनाया उसने ना, ये नाम आपको एक दिन में नहीं मिलने वाला है, टाइम लगता है। तो ये जो कंपनी अपना पास्ट में जो एफर्ट देकर यहां तक आया ना, जिससे फ्यूचर में वो एक सुपर प्रॉफिट अर्न करने वाला है। कंपनी क्या कर रखा है, कंपनी पास्ट में बहुत सारा, मैं कंपनी बोला, मुझे समझो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो कंपनी जो है ना, वो बहुत ज्यादा एफर्ट दे रखा है पास्ट में, ठीक है ना, उसने अपना नाम बनाया। अब उसी नाम को यूज करके वो क्या करने वाला, आगे वो कमाने वाला है, ठीक है ना। आज समझो, आज जैसे हम लोग सामने लेते हैं हल्दीराम भुजिया, ठीक है। हल्दीराम भुजिया हम लोग मान लो उसका हम लोग वो होता ना, भाजी हम लोग खा रहे हो भुजिया, ठीक है। अब सोचो, अब उसी हल्दीराम भुजिया का जो पैकेट होता है ना, उस पैकेट से मैं उसे निकाल दूं, ठीक है। उस पैकेट से ना मैं उसे निकाल देता हूँ और एक नॉर्मल प्लास्टिक में मैं डाल देता हूँ, नॉर्मल प्लास्टिक में। और समझो, वो आपको हल्दीराम बेच रहा था आपको 100 में, मैं आपको बोलता हूँ ये 40 में ले लो, सेम सामान है, एकदम सेम, मैं बस क्या कहूँ, निकाल के मैंने उसको डाला। आप नहीं लोगे, मुझे पता ना, आप फिर नहीं लोगे। क्यों? आप बोले मुझे ये चाहिए, मैं आपको बोल के थक जाऊं कि भाई सेम है, वही चीज है, नहीं लेना आपने। बट एक बार के लिए, मैं मान लो एक बार के लिए मैं हल्दीराम के पैकेट में ना कुछ और भी मैं डाल के दे दूं किसी और कंपनी का ना, एक बार तो खरीद ही लोगे ना। तो दिस इज व्हाट गुडविल, उसने बनाया अपना नाम। तो अब बात है कि ये गुडविल जो है, हमें ये वर्ड क्यों यहाँ पर वैल्यूएशन क्यों हम लोग करना है? तो देखो, गुडविल जो है जनरली दो तरह का होता है। गुडविल कितना होता है हमारा? दो तरह का। एक जो हम लोग खरीद रहे हैं, परचेज करते हैं गुडविल हम लोग, और दूसरा क्या होता है जो हम लोग खुद से ओवर द पीरियड हम लोग कमा रहे हैं। है? खरीदते कैसे है सर गुडविल को? मतलब क्या आप ऐसे करो, सोचो मान लो कहीं पे जा रहे हो, ठीक है ना, कहीं पे जाके आप बोलते हो क्या किसी, मतलब चलो रिलायंस के पास चले जाओ, ठीक है, RIL, जाके रिलायंस इंडस्ट्री में बोलते हो क्या, एक काम करो आप सर, मेरे को आप ना 20,000 गुडविल दे दो मेरे को। ये कैसा लाफा देगा ना, फिर मैं समझ रहा हूँ, मतलब जाके आप उसे बोलते हो क्या कि आप 20,000 का मुझे गुडविल दे दो। टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है ये? सर इनटेंजिबल है। रीजन, हम लोग इसको देख नहीं सकते भाई, हाँ, बट फील तो होता ही है, मतलब अलग लेवल पे। तो भाई ये हम ऐसे नहीं कर सकते भाई, 20,000 गुडविल दे दो, तो फिर परचेज कैसे हुआ गुडविल? फिर तब जब गुडविल सचो दिखता तो है नहीं भाई, तो परचेस हम लोग कर कैसे गुडविल? हाँ, बना सकते हैं, ये समझ मैं सर कि मैं ना ओवर द टाइम बहुत मेहनत करा, मैंने बहुत मेहनत करा, पर नाम क्रिएट किया आज कंपनीज ने। और इंडिया में बहुत सारा ऐसा कंपनी है, इंडिया के बाहर भी बहुत सारा ऐसा कंपनी जो आज इंडिया में चल रहा है, जैसे सैमसंग का ले लो, नोकिया ले लो, सब कुछ चल रहा है ना, गूगल वगैरह। तो ये नाम ओवर द पीरियड बनाया इन लोगों ने, तो ये मुझे समझ में आता है कि हाँ, हम गुडविल क्रिएट कर सकते हैं मेहनत से। परचेज कैसे करें, ये कैसे होगा? समझो मेरा बात। देखो, आज अगर
मैं ना किसी एक कंपनी को परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी एक कंपनी को परचेस एक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब उस कंपनी को एक्वायर करना था ना, तो कुछ पैसा चाहिए होगा। जब मैं कंपनी को खरीद रहा हूँ, एक्वायर कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ पे करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो उसको हम लोग कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। मतलब मैं जब उस कंपनी को परचेस कर रहा था, तो क्या पे करना पड़ता मुझे, परचेस कंसिडरेशन। मतलब इस जो मैं परचेस कर रहा हूं उसके बदले में क्या क्या दे रहा हूं उसे मैं, तो वो बात। तो मान लो मैं किसी कंपनी जिसको खरीदा ना, उसके पास एसेट्स है, उसके पास एसेट्स है 5,000 करोड़ का। तो छोटा बात नहीं करना अपने को, ठीक है ना, एकदम वो गरीब वाला जिंदगी छोड़ो, एकदम अलग सोचो, ठीक है ना। एसेट्स कितना का अपने पास, 5,000 करोड़ का, ठीक। बट उसके पास लाइबिलिटीज भी है 2,000 करोड़ का। देखो ऐसा नहीं होता, आप किसी कंपनी जब एक्वायर करना सिर्फ एसेट होगा, ऐसा कैसे भाई, लाइबिलिटी भी तो होगा ना। मतलब अगर कंपनी आपका, तो कल के दिन में सारा एसेट्स आपका, तो भाई लाइबिलिटी भी आपका। ये बात समझ में आ रहा है? तो नेट नेट ओवरऑल आप अगर हम बात करें, अगर आप एसेट्स कितना का ले रहे हो, आप नेट एसेट ले रहे हो आप कितना का, 3,000 करोड़ का, ठीक है। तो ये 3,000 करोड़ का अगर आप नेट एसेट ले रहे हो, तो आपको पे कितना करना चाहिए उसको, हाँ सर 3,000 पे करेंगे और क्या। बट नहीं, सिर्फ 3,000 पे करने से हमें ये कंपनी नहीं मिल जाएगा भाई, मुझे कुछ और पे करना पड़ेगा। मान लो मैंने 3,500 करोड़ पे करा है, मतलब मैंने 3,500 करोड़ पे करा, जिससे मुझे मिल कर एसेट्स, मुझे एसेट मेरे को मिल रहा है सिर्फ 3,000 करोड़ का। तो ऐसे केस में जो ये मैंने 500 पेमेंट करा ना एक्स्ट्रा, ये 500, ये क्या है, ये गुडविल। और ये मैंने जनरेट नहीं किया है, ये गुडविल जो है ना, ये मैंने जनरेट नहीं किया, ये गुडविल जिस कंपनी को मैंने खरीदा उसने कमाया था, और वो अपना कंपनी आपको आज बेच दे रहा है, इसलिए तो पैसा मांग रहा है आपसे, क्योंकि उस कंपनी के नाम से आप पैसा कमाने वाले हो आगे चलकर। क्लियर है बात, समझ में आ रहा? जैसे टाटा स्काई है, ठीक है, टाटा स्काई है, ठीक है। तो टाटा भाई अलग कंपनी है, और स्काई अलग कंपनी है, दोनों सेम कंपनी नहीं है, ठीक ना, दोनों अलग कंपनी है। बट आज लोगों को ये समझ में नहीं आता ना, वो क्या दिखता है, टाटा स्काई, मतलब नाम क्या उसमें, टाटा, मतलब भरोसा आता ना लोगों को, हाँ भाई टाटा है ना, फिर क्या दिक्कत है। तो ये इस चीज का लगता है हमें पैसा, इस चीज के लिए हमें एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ता है। तो यही क्या हमारे लिए, ये गुडविल, और ये गुडविल मेरा सेल्फ जनरेट नहीं था, ये मेरा परचेस किया हुआ गुडविल था। तो समझ में आया गुडविल किन तरह का होता है, गुडविल दो तरह का हो सकता है। एक जो मैंने परचेस किया, कैसे अभी हम लोग देखा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है मैंने जो खुद बनाया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ गुडविल का, तो दो तरह का हुआ, एक परचेस और दूसरा सेल्फ जनरेटेड। डन। अब जो परचेज गुडविल है ना, इसके लिए पता है हमने 500 करोड़ पे किया, एक्सेस जो भी है यहाँ पे मुझे पता है, 500 400 जो भी मैं दूंगा मुझे पता है मुझे। तो ये परचेज गुडविल मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकता हूँ, मतलब एज एन एसेट मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट मैं सेल्फ जनरेटेड को ना बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसका रीजन कैसे, क्या पूरा समझे डेप्थ में हम लोग, समझो ये AS10 जो है ना हमारा, वो अपने को मना करता है, कहीं कहीं पे 26 भी जानेंगे इसके लिए हम लोग। लेकिन जनरली क्या, AS10 हमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें मना करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्या, कैसे, हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो अभी एक बात बताओ मुझे, ये वैल्यूएशन, अब समझ में आ रहा है, ये वैल्यूएशन ये करना ही क्यों है, ये वैल्यूएशन क्यों जरूरी है, ठीक है। समझो आज अगर मैं जिस कंपनी को मैं खरीद रहा था, ठीक है ना, जिस कंपनी को मैं परचेज कर रहा था, लेट उस कंपनी का नाम था मान लो एक्स लिमिटेड, ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या था, एक्स लिमिटेड। वेट,
चलो आ जाओ। हम्म, जिस कंपनी को मैंने परचेज करा था उसका नाम था मान लो एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि सेल्फ जनरेटेड को मैं उसमें लिख नहीं सकता हूँ। तो अगर आप सेल्फ जनरेटेड को बुक में लिख नहीं सकते, बट जब कंपनी आप सेल कर रहे हो किसी को, तो वो बंदा क्या बोलेगा, आपके पास तो 3,000 करोड़ का नेट एसेट है, मैं इतना ही दूंगा। बोला नहीं, ऐसे कैसे 3,000 करोड़, जो मेरा गुडविल है उसका क्या। तो ये जो 500 मैंने एक्सेस पे करा, ऐसा है क्या उसने बोला और मैं दे दिया 500 करोड़, फ्री का आता पैसा क्या, ऐसे होगा क्या। आप बोलो मुझे, हाँ सर ये ना 500 करोड़ एक्सेस है, अच्छा 500 करोड़ लिए लो यार 500 करोड़, ऐसा होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं। अब इसका वैल्यूएशन होगा, अब क्या होगा इसका, अब इसका वैल्यूएशन होगा, मतलब एट द टाइम ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन हम लोग को वैल्यू करना पड़ेगा कि ये गुडविल जो है ये है कितना का। तो अपना चैप्टर इसी बारे में है कि इस 500 करोड़ को फाइंड आउट कैसे किया जाए। समझ रहे हो मेरी बात को, इस 500 करोड़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा चैप्टर अपना इसी बारे में। और परचेज जिसने करा, वैसे मान लो वैल्यू वैल्यू सब कुछ हुआ और 500 करोड़ सच में आ रहा है, और जिसने परचेज करा उसको अलग से वैल्यू नहीं करना उस दिन फिलहाल, अभी उसको तो पता है मैंने 500 करोड़ पे किया। हाँ उसके बाद वो अमोर्टाइजेशन वगैरह करेगा, वो कैसे होगा बाद में समझेंगे हम लोग। फिलहाल अपना कंसंट्रेशन ये है कि इसका वैल्यूएशन कैसे हो रहा है। तो हम लोग जब जब बोलते हैं ना कि गुडविल को वैल्यू कैसे करना है, गुडविल वैल्यूएशन कैसे होगा, तो हम लोग हमेशा किसके बारे में बात करें, हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। क्योंकि परचेज हुआ तो हमें पता ही है कि कितना हमने कितना पे करके हमने खरीदा, उसको हम लोग बुक्स में लिख सकते हैं आराम से। बट यहाँ पर हम लोग को बुक्स में तो लिखना है नहीं सेल्फ जनरेटेड को। तो सेल करते वक्त कंपनी को अदर भी बहुत सारे रीजन है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लो कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारा ले रहा है, वो हमारा होल्डिंग कंपनी बनने वाला है, तो वो ह्यूज अमाउंट पे करने वाला उस समय वो, कि हमारा मोर देन 50% शेयर वो उसके पास जाएगा। लेकिन उसने भी वैल्यूएशन कराया कि कितना देना सही रहेगा इस कंपनी के लिए। तो अगेन गुडविल का वैल्यूएशन हमें चाहिए होगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब क्या, किस गुडविल का बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। क्लियर एकदम अच्छी तरह से, चलो जी सर एकदम क्लियर है, चलो सही है, पढ़ते आगे। तो एक काम करो, यहाँ तक पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम लोग गुडविल का नोट्स, ठीक है। नोट्स हम लोग धीरे धीरे लिखते रहेंगे और सम्स उससे हम लोग करते रहेंगे। तो मतलब एक बार पूरा नोट्स मैं आपको नहीं दे रहा, मैं साथ साथ अपने लिखेंगे और फिर हम लोग एग्जांपल्स करेंगे कैसे क्या वैल्यूएशन वगैरह होगा। तो हम जहाँ तक हमने अभी पढ़ा वहां तक का नोट्स पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं साथ साथ लिखना शुरू करूँ, हेडिंग दे दिया, ठीक है। वैल्यूएशन हेडिंग दो चैप्टर का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, एंड यूनिट 1 हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये अपना यूनिट 1 रहेगा, ठीक है। पहला लिखो इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1, लिखो गुडविल, goodwill refers to the goodwill refers to the efforts made by organizations in past। कभी इसने पास्ट में बहुत मेहनत करा है, समझ में आ रहा बात, ठीक है। मैं एकदम आपको रॉ लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ जिससे आप क्लास को पूरा याद कर सको। अगर आप जब भी घर में इस नोट्स को पढ़ोगे ना, आपको क्लास याद आएगा एकदम अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो मैं बुक लैंग्वेज नहीं, आपको एकदम ओन लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सुनो लिखते जाओ साथ साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन इन पास्ट फ्रॉम विच it will earn super profit in फ्यूचर, ठीक है ना। आने वाले टाइम में क्या करेंगे हम लोग, इससे फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समय सुपर प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, एक्सेस प्रॉफिट जो लोग कमा रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इट इज नथिंग
more than the probability that the old customer will resort to the old place। मतलब क्या ऐसा कि मतलब जो भी हमारा कस्टमर्स है ना, उन लोगों को हमने इतना अच्छा सर्विस या गुड्स दे रखा है ना कि वो कहीं और नहीं जाने वाले। यही तो है हमारा गुडविल। आज सोचो अगर ऐसा है कि हमसे गुड्स या सर्विसेज लेने के बाद लोग वापस नहीं आना चाह रहा है हमसे हमारे पास गुड्स या सर्विस लेने के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो क्या हमारा कुछ गुडविल बना क्या? नहीं भाई। तो आज अगर एक बार हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर अच्छा लगा तो हम लोग भी स्टिक रहते हैं उसी चीज पे, और हम लोग दूसरों को रेफर भी करते हैं। इससे सच नाम बढ़ता है चीजों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ तो हो गया, लिख लो एक बार यहाँ तक किसी छोटा था। चलो बढ़ता है क्या, देखो। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये क्या है? ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, क्यों हम लोग पता चला सब ये। एंड कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, hence cannot be realized सेपरेटली। मतलब क्या समझो, हम लोग इसको बिजनेस से अलग नहीं सोच सकते हैं। और वैसा बात है, आप जाओगे रिलायंस में बोलो क्या मुझे चलो 5 लाख का गुडविल दे दो मुझे, तो वो बिजनेस के साथ आता है भाई, अलग से कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते उसने हम लोग। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग अलग से रियलाइज नहीं कर सकते। ये क्या होगा, ये बिजनेस के साथ ही मूव करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली फ्रेंचाइज वगैरह लेते हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, उसके लिए भी हमें एक्सेस पैसा पे करना पड़ता है। क्यों? फ्रेंचाइज के लिए भी राइट का क्यों पैसा दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें पता है इस कंपनी का ऑलरेडी नाम क्या रखा है, हम इसे फ्रेंचाइज लेकर बिजनेस करते हैं तो अच्छा चलेगा। ठीक ना, चलो नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको समझ में अभी ज्यादा अपने को नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा। लिखो बस इसको भी। इट्स वैल्यूएशन depends upon the subjective judgment of valuer। ये भी बस लिख के रखो, समझेंगे इसे हम लोग। ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, आगे चलो समझेंगे इसको हम लोग। ठीक है ना, चलो। आई होप यहाँ तक लिख लिया होगा सबने, नहीं है तो एक बार लिख लो इसको। तो पढ़े आगे आप। ठीक है, चलो। तो ये अपना था इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरह का होता है, तो हमें अच्छी तरह से पता कितने तरह का होता है। वाह बहुत अच्छे। परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड। परचेस्ड एंड व्हाट, सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब क्या यहाँ पर परचेज में क्या हमें, तो जो भी हम लोग परचेज का मतलब क्या है, जो हम लोग एक्सेस प्राइस जो हम लोग पे कर रहे हैं उसके लिए। तो लिखो यहाँ पर एक्सेस कंसिडरेशन एक्सेस कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट। तो जो हमने एसेट कितना कर लिया था अभी हम लोग,
3,000 करोड़ का, और हम पे कितना कर रहे थे 3,500 करोड़, मतलब 500 करोड़ हम लोग एक्सेस पे कर रहे थे, ठीक है। तो वो एक्सेस कंसिडरेशन ओवर व्हाट, ओवर नेट एसेट, वही क्या है हमारे लिए, वही हमारा गुडविल है, ठीक है, इन बिजनेस डील, ठीक ना। और ये क्या है, ये हमने खुद से अर्न करा है, तो गुडविल क्रिएटेड बाय बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्या हमने खुद से जनरेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। तो हम किसको हम लोग बुक्स में लिखते हैं, परचेज वाले को या फिर सेल्फ जनरेटेड को, वेरी गुड, परचेज वाले को। तो परचेज वाले को हम लोग बुक्स में लिख सकते हैं, क्यों, हमें पता है हमने कितना पे करा है, ठीक है ना, 500 600 जो भी एक्सेस पे करा हमने, पता है हमें, उसे हम लोग पे कर देंगे, हमें शो कर देंगे, सॉरी, ठीक है। तो कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। बट क्या हम लोग इसको बुक्स में शो कर सकते हैं क्या, तो नहीं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते सर, ये अभी भी हमारा पेंडिंग है, समझे नहीं पूरा में डिटेल में हम लोग, अभी बस समझो नहीं कर सकते हैं, क्यों, AS10 हमें मना कर रहा है, ठीक है। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, चलो, ओके। तो यहां तक सबको क्लियर है, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज और देखा कि गुडविल वैल्यू हम लोग क्यों कर, जरूरत है क्यों पढ़ रहा है हमें, तो एक बार वो भी लिख लो, नीड फॉर वैल्यूएशन हमारा क्या है, क्यों वैल्यू हम लोग कर रहे हैं, फिर मूव करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड क्या हमारा, गुडविल को वैल्यू करनी है, तो क्यों हम लोग वैल्यू कर रहे हैं हम लोग, फॉर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, याद होगा आपको, जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे थे इंटर में, वहां था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहां पर भी गुडविल का वैल्यूएशन होता था, ठीक है ना। तो वहां भी हमें वैल्यू करना पड़ेगा, वो भी कैसा गुडविल था हमारा, सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। और अगर वहां भी कहीं पे भी आपको कभी दिखता था कि गुडविल आपको बुक्स में कहीं पे भी दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ये कैसा गुडविल है, ये वेरी गुड, ये परचेज गुडविल है, क्यों, क्योंकि सेल्फ तो लिखना अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा लिखो, इन केस ऑफ in case of amalgamation and takeover और takeover of companies, जब हम लोग बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर भी हमारा अमलगमेशन वगैरह होता है, टेक ओवर करते हैं हम लोग, मर्जर होता है, इन सब के टाइम भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन चाहिए होगा, वरना सही वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, परचेस कंसिडरेशन हमारा फिर नहीं आ पाएगा सही से, ठीक है ना। लिखो, इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। इतना ही है क्या सर, नहीं, और भी बहुत सारा है, बट इतना हमें अभी देखा हमने, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मैंने पहले ही बताया आपको, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमारा ये काम आने वाला है, दैट्स वाई हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग गुडविल पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, और फिर हम लोग शेयर्स से अपना हम लोग आएंगे, ठीक है। बट जनरली अनलिस्टेड के लिए कहा क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि लिस्टेड, चलो लिस्टेड का प्राइस हमें पता ही है, हम लोग देख ही रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे कि लिस्टेड का क्या प्राइसेस कैसे रह रहा है, बट हमें अनलिस्टेड के तो पूरा निकालना पड़ता है ना, उसमें वैल्यूएशन पूरा होता है, तो दैट्स वाई हमें चाहिए होगा उस समय शेयर का वैल्यू करते वक्त गुडविल कितना है कंपनी का, ठीक ना। तो कॉपी कर ले यहाँ तक।
अब मेरे साथ एक बार आप लिखो मेथड क्या क्या वैल्यूएशन के, और उस उन्हीं मेथड्स को लेकर हम लोग अभी अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग को सॉल्व करना है सम्स को। चलो तो लिखो मेरे साथ साथ मेथड्स फॉर वैल्यूएशन। ठीक है, लिखो एक बार। तो गुडविल कैसे वैल्यू करेंगे हम लोग, तो जनरली हमें तीन मेथड इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक को क्या कहते हैं पहला हम लोग एवरेज, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है सुपर प्रॉफिट, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज में हम लोग दो देखने वाले हैं, दो मेथड अपने को मिलेगा। एक तो होता है सिंपल, और वो एक है अपना वेटेड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट में क्या हमें देखना है, सुपर प्रॉफिट में भी हमें दो मेथड देखने को मिल जाएगा, समझ लो। तो हम लोग इसको एवरेज से निकाल सकते हैं, मतलब सिंपल एवरेज से, और एक अपना हम लोग वेटेड एवरेज से, ठीक। उससे कैपिटलाइजेशन ये कैसे होगा, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो सकता है। अब अगेन ये एवरेज में हमारा वो हो सकता है वेटेड हो, ठीक है। तो ये जनरली इतना मेथड्स हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके सबको हम लोग डील करेंगे, और कतई आसान है, मतलब बहुत आसान है, ठीक है ना। तो पहला हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले कौन सा, हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक ना। तो चलो पहला हेडिंग दो अब, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसमें कौन सा हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल, सिंपल। तो हम लोग किस लिए बात कर रहे हैं, हम लोग अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज के लिए, ठीक है। तो देखो जब हम लोग बोलते हैं सिंपल एवरेज, ठीक है, सिंपल नॉर्मली एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एवरेज कैसे करते हैं हम लोग सबको ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि इसका एवरेज निकालो 10, 12, 11 और 15, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, इन सबको ऐड करेंगे, 22, 33 और ये 48 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, 48 डिवाइडेड 4 ये 12, तो ये क्या आ गया हमारा एवरेज। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल एवरेज है ये। तो इसी तरह से निकालना हमें इसमें गुडविल, मतलब बहुत ही आसान, समझ रहे हैं। मतलब ऐसे हम लोग को एवरेज को हम लोग सबको ऐड करना डिवाइडेड बाई बस, मतलब प्रॉफिट को ऐड करना डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसे क्या आ जाएगा हमारा एवरेज। तो देखो क्या किया हमने यहाँ पे, तो गुडविल कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें, जब बात करते हैं गुडविल, कैसा है गुडविल इसमें, गुडविल आएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ परचेज का मतलब, नंबर परचेज मतलब कितना साल के लिए हम लोग अपना बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। और भी समझेंगे इसमें लोग और अच्छी तरह से आगे चल के हम लोग, बट समझो अभी क्या है, कितने साल के लिए हम तुम्हारा बिजनेस जो हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। लेट एवरेज प्रॉफिट आ रहा है मान लो अपना 50,000 रुपया, और इनटू नंबर ऑफ परचेज लेट 3 है, तो क्या बोलेंगे इसमें हम लोग 1.5 लाख। ये हमारा गुडविल है, ठीक ना। बट इस मेथड का एक दिक्कत है, ये पता है क्या बोलता है, ये बोलता है जितना भी आप कमा रहे हो, जो भी आपका प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो, ये सबका सब गुडविल का वजह से ही है। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, मतलब बाकी कोई अर्न ही नहीं कर रहा कुछ, समझ रहे हो मेरा बात, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरा पूरा प्रॉफिट ले लो, उसको एवरेज कर लो, और जो आ रहा है सबका सब तो मतलब गुडविल की वजह से आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसको हम डेप्थ में समझ पाएंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट जब समझेंगे, तो वो सही मेथड होगा हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का। बेटर सिलेबस में अपना ये भी है, तो पढ़ना हम लोग को है। एक काम करो, आप एक एग्जांपल लिखो इसके लिए, ठीक है, मेरे साथ साथ आप एग्जांपल लिखो। लिखो एक्स लिमिटेड is planning to acquire business of a sole trader
मतलब एक बंदा अपना सोल ट्रेडर मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना अकेला बिजनेस कर रहा था, एक्स लिमिटेड उसके बिजनेस को परचेज कर रहा है। ठीक है, ओके। फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, अब एक्विजिशन हो रहा है तो हमें गुडविल भी निकालना पड़ेगा। गुडविल is to be valued at 3 years purchases of the average profit of last 4 years। तो अब देखो यहाँ आपको मेथड क्लियर हो गया ना कि कैसे निकालना है आपको। आपको एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। नंबर पे परचेज कितना है, 3 इयर्स, मतलब बस अपने को पता चल जाए प्रॉफिट कितना है, निकाल लेंगे अपने। कैसे लिखो ना, 4 इयर्स। ठीक है, तो लिखो अपन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स were as follows। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ठीक है, लिखो सर 35,000, 42,000, 38,000 और ये 33,000। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट है, ये सब रुपीस में है। ठीक है, तो ये सब हमने प्रॉफिट अर्न करा है लास्ट 4 इयर्स में। ठीक, और हमें क्या बोल रहा है अभी, गुडविल निकालना अपने को। किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नंबर पे परचेज कितना है, तो नंबर पे परचेज है हमारा 3 साल। कितने साल का प्रॉफिट कंसीडर करना है हमें, तो भी बता रखा है कि हमें 4 साल का प्रॉफिट जो है ना अपने को कंसीडर करना है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। अभी अपने साथ साथ ही करना, फिर मैं दूंगा आपको करने के लिए। देखो सबसे पहला काम क्या है, आप निकालो एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, आप निकाल लो एवरेज प्रॉफिट, जो कितना आ रहा है 35, 42, 30 और 33 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4। नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, तो कितना आ रहा है ये 35, 42, 77 और 63। तो 140 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा अपना 35,000। ठीक है, तो ये मैं अर्न किया हूँ ऑन एन एवरेज लास्ट 4 इयर्स में। ठीक ना, और अब गुडविल निकालने बोल रहा था, क्या बोलेंगे हम लोग, ये कैसे आएगा, ये 35,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना था हमारा 3, तो 1,05,000। तो ये हमारा क्या है, गुडविल। बट समझो यहाँ बोलना क्या चाह रहा है कि इसने जितना भी कमाया ना सब गुडविल की वजह से ही है। देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी लोग भी तो कमा रहे हैं। मतलब ये डायरेक्टली बोल रहा है क्या, एक्स को लिमिटेड पता, ये एक्स लिमिटेड को बोल रहा है कि आप अगर मेरा बिजनेस नहीं परचेस करते हो आप कुछ कमा ही नहीं सकते हो। मतलब मेरा बिजनेस परचेस करो फिर ही आप कमा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। मैं नॉर्मली भी लोग कुछ अर्न कर ही रहे हैं ना, हम लोग जो एक्सेस अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि हाँ ये एक्सेस वाला पार्ट क्या है, गुडविल है। ठीक है, बट ये भी अपना मेथड है, तो पढ़ना अपने को ये भी है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग सब ईयर का प्रॉफिट अपने को लेना है डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स। समय क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते ही क्या मिल जाएगा हम लोगों को, गुडविल कितना है। ठीक ना, चलो अब समझो। अब इसमें एक पॉइंट है जो हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, एक बात मेरे को समझाओ, ये जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं
ये कब का ले रहे हैं? फ्यूचर में जो हो चुका है उसका ले रहे हैं हम लोग, कि जो होने वाला है उसका ले रहे हैं? किसका ले रहे हैं हम लोग? ये जो प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे थे अभी, ये कैसा था? ये तो पास्ट में हो चुका है ना, ठीक है। बट निकाल क्यों रहे हैं हम लोग? निकाल रहे हैं इसलिए कि हम लोग को फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए है, तो फ्यूचर में हम लोग का एक्स्ट्रा कमाना है, इसलिए तो गुडविल का पैसा दे रहे हैं हम लोग। तो समझो, हो सकता है ना कि ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है ये फ्यूचर में मेंटेन ही ना हो। ये जो तुमने प्रॉफिट निकाला था ये फ्यूचर में मेंटेन ही ना हो सकता है इसमें कुछ अननेसेसरी इनकम कुछ डाला हो, या फिर कुछ लॉसेस चला गया हो इसमें। तो हम लोग पता है जब एवरेज प्रॉफिट जब कंसीडर करते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं कि जो प्रॉफिट तुम निकाल रखा वही ले लेंगे। हम तुमसे पूछेंगे कि क्या ये प्रॉफिट फ्यूचर में मेंटेन होने वाला प्रॉफिट है क्या? क्या ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है क्या? हम लोग को ये पूछना है। बस हमारा क्या पूछना है हम लोग को? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब अगर सोचो ऐसा हो कि ये प्रॉफिट फ्यूचर में मेंटेन ही नहीं हो सकता है, जिसके ऊपर अब जिसके दम पे मान लो उछल रहे थे इतना कि हमारा ये प्रॉफिट ऐसा है वैसा है, ये फ्यूचर में होने वाला ही नहीं है। क्यों? आप जो है ना, आप एसेट्स बेच के इनकम किए थे, आपने एसेट्स को सेल कर दिया था, उससे आपका इनकम आया था, और आप उसको अपना प्रॉफिट में डाल रखे थे। नो डाउट वो पीएनएल में जाता है, मैं वो नहीं बोल रहा पीएनएल में नहीं जाएगा, ऑब्वियसली पीएनएल में जाएगा। बट मैं क्यों निकाल रहा हूं इसको? मैं इस प्रॉफिट को निकाल रहा हूं मेरा गुडविल वैल्यू करने के लिए, कि फ्यूचर में कितना मैं अर्न कर सकता हूं। तो मेरे को एसेट बेच के अर्न नहीं करना, मेरे को बिजनेस से अर्न करना। बिजनेस से हमें गुड्स एंड सर्विसेज देके प्रोडक्ट को सेल करके हमें क्या करना है? हमें पैसा कमाना है। एसेट्स बेच के पैसा नहीं कमाना हमें। बात समझ में आ रहा? मतलब मुझे ये चाहिए ना कि आप ट्रेड करके आप अपना बिजनेस को चलाकर, लिटरली बोलिए तो ऑपरेटिंग, आप बिजनेस से कितना कमा रहे हो वो चाहिए मेरे को। आप बिजनेस से कितना कमा रहे हो ना, मुझे वो चाहिए। ये नहीं कि आप एसेट वगैरह बेच के कमा ले रहे हो और उसको आप डाल दोगे इसमें। अगर ऑब्वियस बात है फ्यूचर में एसेट में सेल नहीं करने वाला ना, और अगर एसेट सेल करके ही कमाना तो फिर ये प्रॉफिट उसमें क्यों कंसीडर करना है मेरे को? बात समझ में आ रहा है? मुझे ये जो प्रॉफिट है ये चाहिए कि आपका बिजनेस है। कि मैं क्या बोल रहा था कि यार इसके नाम पे प्रोडक्ट बिक रहा, अच्छा हाई प्राइस लोग देने को तैयार है। समझ में आ रहा? जो लोग सोचो, लोग मार्केट में कमा पा रहे इतना से सिर्फ 10%। ये मान लो कोई अगर लगा रहा 10 लाख रुपया, सिर्फ लाख कमा पा रहा है, बट ये बंदा उससे कमा लिया 1.5 लाख रुपया, तो 50 एक्सेस कमा रहा ना। तो ये तो गुडविल था उसका, एक्सेस कमा रहा था ये। लेकिन अब पता चलता है ये 50 एक्सेस कुछ नहीं था भाई, ये तो एसेट बेच के कमाया था। तो क्या ये प्रॉफिट फ्यूचर में मेंटेन होगा क्या? तो नहीं। तो हमें कैसा चाहिए? हमें चाहिए वो प्रॉफिट जो आपका फ्यूचर में मेंटेन होने वाला हो, ठीक है ना। एवरेज जो आप बोलोगे नॉर्मली जो पेनल में वो उठा कर नहीं ले लेंगे हम लोग उसको। हमें क्या चाहिए? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक। तो हो सकता है कुछ उसमें एरर्स हो, कुछ वैल्यूएशंस आगे पीछे हुआ हो, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है ज्यादा या कम दिख रहा है, हमें वो सब ठीक करना पड़ेगा। कैसे? चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। लिखो एग्जांपल मेरे साथ। लिखो, मेहता लिमिटेड प्रपोज्ड, ठीक है, टू परचेज बिजनेस carried on by मिस्टर विनोद। तो दिख रहा है ना विनोद, कैसे तुम्हारा बिजनेस एक्वायर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मेहता लिमिटेड अभी प्लान कर रहा है कि वो करेगा, वो विनोद के बिजनेस को परचेस करेगा, ठीक है ना। ओके, तो विनोद क्या बोलेगा? कोई दिक्कत नहीं, हम सब तो देख ही रहे, हम बिजनेस एक्वायर किया जा रहा है, क्या चाहिए मेरे को? गुडविल। बाकी एसेट का पैसा चाहिए अपने को, उसका भी पैसा चाहिए, गुडविल का पैसा चाहिए, ठीक है। तो बोलता है क्या? फॉर दिस पर्पस
द वैल्यू ऑफ गुडविल will be determined by 3 years purchase of average profit for लास्ट, इसको ये काम करो 4 कितना ऐसे 5 करो, लास्ट 5 years। ठीक है, तो हमें 5 साल का लास्ट 5 years का हमें बेस लेकर हमें निकालना है। ठीक है, ओके। प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years वर एज फॉलोस। ठीक है, क्या क्या है देखो, लिखो 2017, 18, 19, 20, 21। सर 22 अभी तो खरीद ही रहे ना भाई, 5 साल का लास्ट 5 साल देख रहे। ठीक है, लिखो 180, 220, 170। 2020 कोविड था याद है, उसमें लॉस हो गया। फिर 21 बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था, फिर भी प्रॉफिट हुआ है भाई को, विनोद कमाया उसमें से भी 1,20,000। ठीक है, अब लास्ट टर्म में हम लोग को यहीं तक डेटा था। ठीक ना, बट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखो मेरे साथ एडिशनल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, पहले यहाँ तक जिसे छूटा है वह कॉपी कर लो। चलो डन, पढ़ते आगे। अब क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है देखो। ए, फॉर द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 कितना था, 220 ना। लिखो इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, ऑफ ₹20,000, तो 20,000 का प्रॉफिट ऑन सेल हो रखा था। ठीक है, मशीनरी पे कभी 18 में। ठीक है, दूसरा लिखो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 includes a loss of rupees 10,000 on account of loss of stock by fire। ओके, ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 10,000। और सी में बता रहा मैं
क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर 2021 इज ओवर वैल्यूड बाई रुपीज 15,000। मतलब क्या, 15,000 से ओवर वैल्यू हो रखा था। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा अब? तो यहाँ तक तो ठीक ही था, हमने किया था। अब जो ये प्रॉफिट हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर, ये 180, 220, 170, 90 का लॉस और ये 120, ये सब प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करना अपने को। मतलब ये प्रॉफिट जो हमें मिला था, ये एग्जैक्ट वही हम लोग नहीं ले सकते हैं। किसके लिए? गुडविल कैलकुलेशन के लिए। ये प्रॉफिट जनरली पेनल के हिसाब से सही है, वही आना चाहिए, वही आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट गुडविल को वैल्यू करने के लिए हमारा पर्पस डिफरेंट है यहाँ पर ना, ठीक है। हम यहाँ पे टैक्स भरने का बात नहीं कर रहे, हमारा पर्पस डिफरेंट है यहाँ पे। तो अगर हमारा पर्पस यहाँ पर डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग के लिए गुड कैसे चाहिए प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन हो सके। अगर आप एसेट को सेल करके पैसा कमा रहे थे तो उसको हम लोग आपके गुडविल के लिए नहीं बोल, मतलब आपका प्रॉफिट ही नहीं बोलेंगे, आपका नाम से बिक रहा हो तो एसेट कोई बेच सकता है ना। आप सोचो, मतलब मैं बोलता हूँ जैसे एक, नॉर्मली आपने सुना होगा कि अपना रेलवे, इंडियन रेलवे लॉसेस में ही चल रहा है। आपको पता है एकमात्र बस पॉलिटिशियन है जिसने उसे क्या करा पता है, जिसने ना उसे प्रॉफिट में लाया था, ठीक है। रेलवे अभी अभी भी लॉस में चल रहा है, ठीक है ना, रेलवे हमेशा लॉस में चलता रहा है, बस एक बार ही प्रॉफिट में चला है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की सरकार में। वो पता है कौन थे? वो श्री श्री लालू यादव जी थे, ठीक है। तो लालू यादव जी पता है क्या किए, ये जो आप आज रेल नीर देखते हो ना, रेल नीर वो पानी, वो उन्हीं का देन था, उन्हीं का आइडिया था वो। दूसरा चीज, उन्होंने बहुत सारा डब्बा बिकवा दिया रेलवे का, मतलब जो खाली खाली जा रहा है, बोले इसे क्यों रखना है, हटाओ बेच के। तो भाई आप एसेट बेच दिए थे, बात समझ में आ रहा? एसेट बेच के कमाना हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे कि ये आपके एफर्ट से हो रहा है, ये आपके नाम से हो रहा है। बात समझ में आ रहा? हाँ, रेल लाइन वाला अच्छा अच्छा था आइडिया, वो बात मैं नहीं कर रहा। बट यहाँ पर ये जो चीज हुआ ये हम लोग नहीं मान सकते हैं। एसिड बेस से अगर आप कमा रहे हो तो ये आपको हम जनरली आपके प्रॉफिट में इसको हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग इसको निकालते। सबसे पहला काम क्या, हमें प्रॉफिट जो हम लोग, देखो आप डिवाइड बाय 5 जोड़ के नहीं कर सकते, हम लोग ऐड किया डिवाइड बाय 5, ये हम लोग नहीं कर सकते। रीजन, हमें प्रॉफिट को पहले हमें सुधारना पड़ेगा, तो कुछ रेक्टिफिकेशन हमें करना पड़ेगा प्रॉफिट में, जिससे क्या लिख लेगा हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फिर उससे क्या निकालेंगे हम लोग अब, गुडविल, ठीक है। चलो करते हैं इसको। देखो, तो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कितने ईयर्स का था? 5 ईयर ना। स्टार्ट कभी हुआ? 17, 18, 19, 20, 21, 2017, 18, ठीक है। तो लिखो, तो जो पहले गिवन हम लोग को प्रॉफिट दे रखा है ना, वो उसको पहले लिखता हूँ। गिवन प्रॉफिट क्या था अपना? गिवन प्रॉफिट अपना 180, 220, 1,80,000, 220, 170, 220, 170, और इसमें तो विनोद ने लॉस कर दिया था 90,000 का ना, 2020 में, कोविड याद है ना। 2021 में अगेन प्रॉफिट हुआ, बट जनरल जितना होता उतना नहीं हुआ, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब समझते हैं क्या क्या यहाँ पर एडलेस करना है। सबसे पहला, तो जो यहाँ पर बोला प्रॉफिट फॉर द 2018 इंक्लूड्स व्हाट, इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑफ 20,000। आपने मशीनरी सेल कर 20,000 कमाया था, मतलब 2018 ये 2,20,000 जो है ना, इसने 20,000 आपका एक्सेस इनकम, इसको हटाओ पहले यहाँ से, क्योंकि मशीनरी बेस जब कमाया उसको यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करने वाले, ठीक है। तो लेस करो इसको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
मशीनरी, ठीक है, कितना, 20,000, करो इसको लेस, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 इंक्लूड्स अ लॉस ऑफ रुपीज 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मैं सोचो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मान लो गोडाउन में आग लगा और उससे कुछ स्टॉक आपका जल गया, ठीक है, तो आप क्या मानते हो, देखो जब बिजनेस बेचोगे आप देखो आज जला है, कल फिर जलेगा, ये चलता रहेगा हर साल, मतलब हर साल आप मान लो 10,000 का आपका गुड चलता रहेगा। अरे पागल हो गया क्या, मतलब भाई ये सब एबनॉर्मल चीज है, बार बार थोड़ी होने वाला है। मैं सोचो आग एक बार लग गया, ठीक है, गुड्स बर्बाद हो गया, तो इस उम्मीद में बैठोगे हर बार आग लगेगा क्या, नहीं भाई। तो ये लॉस हमारा एबनॉर्मल है, हम मानते हैं ये बिजनेस में ये सब कुछ है, बिजनेस का पार्ट है ये सब चीज, बट ये एबनॉर्मल चीज है ना, ये हर बार होगा, रेकरिंग नेचर का नहीं है भाई, ये सब चीज बार बार नहीं होने वाला। हो गया चलो एक बार, होता है आगे कुछ ज्यादा लॉस हो जाए, मे भी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस नहीं होगा, आग लग ही नहीं सकता है, हो सकता है, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं रह सकते ना कि इतना का हमारा लॉस होगा, ठीक ना। चलो हटाओ इसको, तो ये लॉस क्या किया होगा, सोचो ये लॉस मेरे प्रॉफिट को घटा दिया होगा, मतलब अगर कौन से ईयर का, ये 19 ना, 19 में अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो हमारा प्रॉफिट जो तुमको आज 170 दिख रहा है ये 180 का रहता, ये 10,000 ज्यादा होता, समझ रहे हो। तो ऐड करो इसमें, ऐड बैक करने में हमको लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना का, 10,000, करेक्ट, एकदम मक्खन समझ में आ रहा है एकदम, क्यों, क्योंकि भाई ये हमारे प्रॉफिट को घटाया होगा, और ये बार बार होगा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सोचो आप किसी को ऐसे ऐसे बात कर रहे हो, देखिए आज आग लगा है कल फिर लगेगा, आप भगवान ने भरोसा रखिए लग ही जाएगा, ऐसे नहीं रे भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2021 इज ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यू है। तो आप ध्यान एक बार लगाओ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते थे आप, तो ये अगर आपका ट्रेडिंग है तो यहाँ दिखा देते अपना क्लोजिंग स्टॉक, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रहा होगा, आपने क्या किया उसको 20,000 ज्यादा दिखा दिया, मतलब 1.2 लाख, 1,20,000 दिखाया, जिससे इफेक्ट क्या पड़ा, आपका जीपी, आपका जीपी बढ़ा 20,000 से, सही ना, बरोबर। फिर ये 20,000 से आपका यहाँ पर आया होगा, और ये आपके एनपी को भी बढ़ा दिया होगा, मैं मानता हूँ और कुछ ऐसा गलती और इसमें नहीं है, तो ये 20,000 का आपका जो प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, क्या करना पड़ेगा हमें, इसको लेस करना पड़ेगा, तब जाकर सही प्रॉफिट दिखेगा हम लोग को। तो कौन से ईयर का है ये, 2021, मतलब ये 2021 में जो 1,20,000 आपको दिख रहा है, 1 लाख ही कमाया है, ये 20,000 कैसे आया था, ये ओवर वैल्यू कर रखा था, हटाओ उसको। क्या था, ओवर वैल्यू ना, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20,000, डन, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 1,80,000, ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज यहाँ पर है कितना आ रहा है हमारा, यहाँ 2 लाख आ रहा है, ये ऐड करना था हमें, तो 180 आएगा ये, और यहाँ पर 90 का ये तो लॉस था, ठीक है, और यहाँ पर 1,20 - 20, ये 1 लाख का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये अब जो प्रॉफिट ये आया ना, ये क्या आया हमारा, ये आया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी हमारा ये होगा, ठीक है ना। तो अब इसे करते हैं हम लोग, अब एवरेज आ जाओ, एवरेज प्रॉफिट, बट ये एवरेज किसका हो रहा है, अभी एवरेज हो रहा है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो 180 प्लस 2 lakhs प्लस अगेन 180 माइनस, ये लॉस है ना, इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है ना, और प्लस वट अगेन 1 लाख, ठीक है, कितना साल था, 5 साल, निकाल लो इसको कितना आ रहा है ये,
1,80,000, 2,00,000, 1,80,000, 570 डिवाइड बाई 5। ये एल डी सकते हैं, देख लो एक बार। ये 1,80, 2,00,000, ये भी 1,80, ये 90 का लॉस, और ये 1,00,000। चलो सही है। कितना आ रहा है यहाँ पर? ये 2, 3,80, 1,80, 60, तो 570 डिवाइड बाई व्हाट, 5। तो डिवाइड बाई 5 ये आ रहा है हमारा 1,14,000। ये हमारा क्या हो गया? ये आया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एकदम क्लियर है बात? ठीक है, तो ये प्रॉफिट इसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं आगे, ठीक ना। तो आप गुडविल कैसे निकालेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट इनटू कितना हमारा था, नंबर ऑफ ईयर परचेस यहाँ पर। तो नंबर ऑफ परचेस था हमारा यहाँ पर 3 इयर्स। 342, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा आएगा गुडविल, ठीक ना। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट अपना। ब्रेक के बाद वापस हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब यहीं पे रहने देते हैं। तब तक आप इसको 10 मिनट में इसको आप रिवाइज करो, ठीक है। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।